नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। कैसे रही पूरे देश और दुनिया में योग दिवस की धूम, क्या रही अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। योग साधना में लीन हुआ समूचा विश्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती के स्वर्ग कश्मीर में किया योगासन। कहा, पूरी दुनिया में बढ़ा योग के प्रति आकर्षण। योग सिर्फ विधा नहीं, विज्ञान भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग को बताया मानवता को भारत का अनूठा उपहार। कहा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है योग। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों समेत तमाम नेताओं ने किया योगाभ्यास। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरी दुनिया में दिखा योग का दम। अमेरिका, चीन, जापान, लंदन, यूएई समेत दुनिया के अलग अलग देशों में पूरी ऊर्जा और उत्साह से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रोटेम स्पीकर पर कांग्रेस की आपत्ति पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार। कहा, चुनाव में झूठ बोलने वाली कांग्रेस का इस मामले में जनता को फिर कर रही है गुमराह। लगातार 7 बार के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब होंगे प्रोटेम स्पीकर। शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं, अभी रहना पड़ेगा जेल में। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। ईडी ने दी थी निचली अदालत के फैसले को चुनौती। प्यासी दिल्ली में सियासत जारी। दिल्ली को पानी दिलाने की मांग पर अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी। भाजपा का पलटवार, अनशन को बताया ढोंग। कहा, पानी की कालाबाजारी रोकने वाले विधायकों के खिलाफ करे कार्रवाई। 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शेख हसीना से की मुलाकात। कहा, दोनों देशों के विशेष साझेदारी में पीएम हसीना का मार्गदर्शन सराहनीय। भारत में आगे बढ़ा मानसून। अगले कुछ दिनों में देश के मध्य हिस्सों में होगी बारिश। मैदानी इलाकों में लू से मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मिली थोड़ी राहत। और आज पूरे देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। योग दिवस को खास बनाने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने के इरादे से राष्ट्रपति भवन में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग किया। अब हम इसी में तीसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के लिए सभी का धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों के सामूहिक प्रयास की बदौलत दुनिया भर में बड़े पैमाने पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया। इस मौके पर लोग एकजुटता के साथ एक साथ आए और योगाभ्यास किया। यह स्पष्ट है कि योग एक एकीकृत शक्ति बन गया है जो विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साथ ला रहा है। युवाओं को इतने उत्साह और समर्पण के साथ योग सत्र में भाग लेते देखकर खुशी हो रही है। मैं योग को लोकप्रिय बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। ये प्रयास एकता और सद्भाव को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद देंगे। मुझे योग प्रशिक्षकों की संख्या में वृद्धि देखकर भी खुशी हो रही है, जिनकी विशेषज्ञता और जुनून दूसरों को योग अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आने वाले समय में भी योग दुनिया भर के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम करता रहेगा। और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग दिवस का नेतृत्व किया। डल झील के किनारे होने वाले कार्यक्रम में बारिश से हालांकि थोड़ी बाधा पड़ी, लेकिन लोगों के उत्साह की बदौलत ये बेहद सफल रहा। गौरतलब है कि इस बार योग दिवस की थीम योग स्वयं और समाज के लिए है। ये जो दृश्य है, ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है।
ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। श्रीनगर के डल झील के किनारे सुबह की बारिश 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम के उत्साह और उमंग को कम नहीं कर सकी। यहाँ के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी में भारी संख्या में युवा पूरे जोश के साथ योग के अभ्यास करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग सत्र के प्रतिभागियों से मुलाकात की और योग सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, वह जम्मू कश्मीर के पर्यटन को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। योग सत्र के दौरान पीएम मोदी ने ध्यान के साथ ही योग के सभी आसनों का अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग केवल एक विधा नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि जब वे विश्व के बड़े नेताओं से मिलते हैं तो वे उनसे योग की चर्चा करते हैं। श्रीनगर में भी जो मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसका उद्देश्य योगाभ्यास के जरिए हजारों लोगों को एकजुट करना और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देना है। जिन युवाओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की, वो उनके लिए यादगार पल रहा। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने हर एक आसन हमारे साथ किया और उसके बाद थोड़ा देर हमसे बात भी की। उन्होंने इनफैक्ट ये पूछा हम सब क्या क्या कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदरता के साथ हम सबके साथ योग किया और अंत में उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया कि जो रोज़ अपना रहे हैं योग, वो कहीं ना कहीं अपनी निरोगी काया को पाने के लिए तैयार हैं और हमें कहीं ना कहीं योग रोज़ अपनाना चाहिए। सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मोदी जी हमारे सामने बैठे थे। पहले हम टीवी पे देखा करते थे, लेकिन आज हमारे सामने थे तो बहुत अच्छा लगा। I feel very blessed and honored to be part of this mega event and practice along with our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों, प्रदेशों में केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और राज्यपालों ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विभिन्न सुरक्षा बलों के कर्मियों ने योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। देश की सीमाओं से लेकर अन्य हिस्सों पर सुरक्षा पर तैनात जवानों ने योगाभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। इसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। दुनिया के विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संसद सहित
देश के विभिन्न हिस्सों में योग शिविर और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों ने इन योग शिविरों और कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। इससे पहले गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस पर ईडी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का रुख किया। ईडी ने हाईकोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की और हाईकोर्ट इसके लिए राजी हो गया था। दिल्ली में पानी की समस्या यानी जल संकट लगातार और गहराता जा रहा है। दिल्ली सरकार टैंकर से पानी के संकट को कम करना चाहती है, लेकिन उसका ये प्रयास नाकाफी है। आज से दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठ गई। उनका आरोप है कि हरियाणा पूरा पानी दिल्ली को नहीं दे रहा है, जबकि हरियाणा का दावा है कि वो तयशुदा पानी से ज़्यादा पानी दिल्ली को दे रहा है। इस सबके बीच जल संकट पर दिल्ली में सियासत लगातार जारी है। दिल्ली प्यासी है, फिर भी सियासत जारी है। दिल्ली में जल संकट से जनता त्राहिमाम है। कई इलाकों के नल पिछले कई दिनों से सूखे पड़े हैं। अब पानी के टैंकरों के सहारे प्यास बुझाने की उम्मीद बाकी रह गई है, लेकिन टैंकर हैं कि पहुंचते ही नहीं, और अगर पहुंचते हैं तो प्यासे लोगों की भीड़ के आगे ये सुविधा मुंह चिढ़ाती नजर आती है। दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों से पानी का अपना पूरा हक नहीं मिलने का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्षी दल भाजपा इसे सरकार की कोताहियों और कुशासन पर पर्दा डालने की कोशिश बता रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली की जल मंत्री अब अनशन पर बैठ गई हैं। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया है, जब तक दिल्ली वालों को हरियाणा से उनके हक का पानी नहीं मिल जाता है, तब तक अनशन जारी रहेगा। हरियाणा ने पिछले 2 दिन में और भी पानी रोक लिया। जहां 100 MGD पानी रोका हुआ था, कल के आंकड़े देखे तो 120 MGD पानी रोक लिया। आतिशी के अनशन पर भाजपा ने जोरदार हमला बोला। भाजपा का कहना है कि यह धरना पानी के लिए नहीं, सेकेंड लाइन द्वारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने की लड़ाई है। भाजपा का कहना है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद टैंकर माफिया पर लगाम लगाने, लीकेज रोकने, बारिश के पानी का संचय कर पीने योग्य बनाने के बजाय सिर्फ दूसरों पर आरोप मढ़कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के द्वारा फिर से एक नया ड्रामा और बहाना कि हम दिल्ली की पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए वो फेल हो चुके हैं, विजिलेंस साबित हो चुके हैं, दिल्ली जल बोर्ड को बर्बाद करके रख दिया। उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है और ये धरना दिल्ली की पानी की चिंता नहीं है, तो यह लड़ाई सत्ता की, मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई है। बहाना पानी का है। दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है। पानी के लिए यह पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस साल 32.1 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की कमी से जूझ रही है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक राज्य को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है। हालांकि गर्मियों में केवल 96.9 करोड़ गैलन पानी की प्रतिदिन मांग ही पूरी हो पा रही है। लेकिन भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा का आरोप है कि दिल्ली में जल संकट आम आदमी पार्टी के विधायकों की पानी टैंकर माफिया के साथ मिलीभगत के कारण है। पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री करते हैं। ये उसको रोकने की बजाय सिर्फ सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। कल हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उनके जल मंत्री ने आज सुबह भी पूरा स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली को हरियाणा जितना पानी देना चाहिए उससे अधिक दे रहा है। दिल्ली में पानी हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से आता है। हरियाणा कई बार कह चुका है कि दिल्ली को तय मात्रा में पानी ही दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा से उसे पूरा पानी नहीं मिल रहा है। बहरहाल
पानी को लेकर दिल्ली सियासत तेज हो रही है, लेकिन दिल्ली के लोगों के हलक खुश्क हैं। उसे इंतजार प्यास बुझाने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में पानी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर टैंकर माफिया पर लगाम लगा दी जाए तो हर घर तक पानी पहुंच सकता है। आपसे नहीं चल रहा है तो जरा एक डिपार्टमेंट दे दो कि चलो भाई ये सांसद लोग चला लें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इतना पानी है, इतनी व्यवस्था अभी भी इसी जर्जर पाइपों से भी खाली वाटर टैंकर माफियाओं को रोक लगा करके और ये पानी घर घर आराम से पहुंच सकता है। हरियाणा के सिंचाई जल संसाधन राज्य मंत्री अभय सिंह यादव ने पानी को लेकर दिल्ली सरकार के आरोपों पर कहा है कि दिल्ली सरकार के लिए पानी से जुड़े मुद्दों को नाटकीय बनाना आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वर्तमान में दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी की आपूर्ति कर रहा है, जो 719 क्यूसेक के अनिवार्य आवंटन से अधिक है। दिल्ली गवर्नमेंट की ये मांग है कि भाई 1011 क्यूसेक बवाना पे छोड़ा जाए 924 की जगह, वो संभव नहीं है। और देखिए, मैं इसके साथ दूसरी बात ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पानी का ये नहीं है कि हमारे यहाँ पानी जनरेट होता है और हम उसमें से ज़्यादा पानी करके दे दें, हमें भी पानी मिलता है। अब मैं आपकी सूचना के लिए बताऊं कि 7 जून से 19 जून तक का डाटा हमारे पास है। हमारे पास भी जो ऑथराइजेशन है मूनक हेड पे, फॉर एग्जांपल 7/6/2024 को 5571 क्यूसेक की हमारी ऑथराइजेशन थी। उसके अगेंस्ट हमें वहाँ 3917 क्यूसेक पानी मिला है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद अपने 2 दिन के राजकीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। भारत पहुंचने पर शेख हसीना वाजेद का भव्य स्वागत हुआ। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय परामर्श के अलावा पीएम शेख हसीना का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निजी उद्योग एवं निवेश सलाहकार सलमान एफ रहमान ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध बेहद करीबी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा पड़ोसी पहले कहा है। प्रधानमंत्री हसीना कहती हैं कि वो पड़ोसियों को प्राथमिकता देंगी और ये यात्रा उसी रिश्ते की भावना के तहत हो रही है। ये यात्रा द्विपक्षीय यात्रा है। हम भारत के साथ मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। Our relationship with India is very, very close. Prime Minister Modi has always said neighborhood first. Prime Minister Hasina also always says that she'll give priority to neighbors. So in the spirit of that relationship, this visit is actually taking place. It is a bilateral visit. Basically, we want to build much more on the existing very, very friendly and strong relations which exist. The relationship is, basically increasing our economic cooperation between the two countries, both at the government level, but more importantly at the private sector level. बांग्लादेश अस्तित्व में आने के समय से ही दोनों देशों के संबंध बेहद प्रगाढ़ रहे हैं। समय के साथ रिश्तों की डोर और मजबूत हुई है। भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी और दिसंबर 1971 में उसकी स्वतंत्रता के तुरंत बाद उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध सभ्यतागत, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश आज भारत का सबसे अभिन्न मित्र है। भारत ने पिछले 8 वर्षों में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाह सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग $8 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि के 3 ऋण प्रदान किए हैं। ऋण सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार बांग्लादेश को विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान करती है, जिनमें अखौरा अगरतला रेल संपर्क, बांग्लादेश में अंतर्देशीय जलमार्गों की ड्रेजिंग, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का निर्माण शामिल है।
बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। उनके शासन में दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे रहे हैं और दोनों देशों के बीच सभी मोर्चों पर जुड़ाव बेहतर हुआ है। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद उन्होंने विद्रोहियों, आतंकवादियों और अलगाववादियों पर नकेल कसकर भारत की सुरक्षा को बढ़ाने में भी मदद की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत के राजकीय दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, भारत की उनकी राजकीय यात्रा हमारे घनिष्ठ और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी स्वर्गीय माताजी के नाम पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत कर प्रकृति संरक्षण पर बल दिया था। सोशल मीडिया एक्स पर अमित शाह ने लिखा, इस पुनीत कार्य से आत्मिक संतोष की प्राप्ति हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। नीट परीक्षा से जुड़ी दायर नई याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। एनटीए को 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। 8 जुलाई से पहले लंबित याचिकाओं पर इन पर एक साथ सुनवाई होगी। नीट परीक्षा 2024 को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के गोधरा में नीट परीक्षा के दौरान नकल के मामले में पंचमहल जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले में पुलिस शिकायत दर्ज करने के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी 1.5 महीने की न्यायिक हिरासत में है। वहीं पुलिस जांच के दौरान नीट परीक्षा 2024 का पेपर गोधरा से लीक हुआ, ऐसा कोई सबूत या जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले में पुलिस की पूछताछ और जांच जारी है। नीट के एग्जाम के जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसमें कहीं भी पेपर लीक हुआ ऐसी कोई जानकारी और इन्वेस्टिगेशन अब तक आई नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं है। अभी उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और कुछ बातें ऐसी है कि हम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके कारण बता भी नहीं सकते। भर्ती परीक्षा पेपर लीक को रोकने और धांधली खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नई नीति जारी की गई है। नई नीति में परीक्षा केंद्रों को 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव होना चाहिए। वहीं डीएम समिति बनाकर परीक्षा केंद्रों का चयन करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए सड़क के साथ साथ यातायात के साधन की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां परीक्षा केंद्र में भवन, बाउंड्री वाल, पेयजल, शौचालय के साथ साथ बिजली और जनरेटर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वहीं इन सभी केंद्रों में सीसीटीवी होना अनिवार्य बताया गया है। नई नीति के तहत परीक्षा केंद्र बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोषागार से 10 किलोमीटर के अंदर होगा। जहां भी परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं वहां कक्ष निरीक्षकों के परीक्षा कक्ष का आवंटन परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पहले किया जाना चाहिए। वहीं परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर्मियों के पास किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए। अगर परीक्षा एक से ज़्यादा पालियों में हो रही है तो कोषागार से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका अलग अलग जानी चाहिए। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और फोटो का मिलान किया जाएगा। वहीं हस्ताक्षर को स्कैन भी किया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्रों का आवंटन गृह मंडल से अलग किया जाएगा। किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ प्रतिबंधित रहेगी। प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। पीआईबी फैक्ट चेक ने नीट परीक्षा के पेपर लीक की खबर के बाद वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर इस बात की पुष्टि की है कि ये वीडियो भ्रामक एवं आधारहीन है। दरअसल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाए। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कोई भी कार्यक्रम निर्धारित नहीं था। यह दावा पूरी तरह झूठ है। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर एक मुद्दा खड़ा कर दिया है। प्रोटेम स्पीकर का ये पद अस्थायी है। वे नए स्पीकर के चुनाव तक अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की भूमिका सीमित है। यहाँ सिस्टम का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है। हमने परंपरा का ही पालन किया है। शर्म आता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का बातें करते हैं।
जो बयान और जो सोशल मीडिया में इन लोगों का पोस्ट और मीडिया में भी अखबारों में मैंने देखा है, ये देख करके सुन करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के उन्होंने मुद्दा बनाया। पहले तो एक पोस्ट किया, ट्वीट किया, बाद में इसको पूरा देश भर में इन्होंने एक मुहिम बना दिया इसको। ये जो प्रोटेम स्पीकर का पद है, ये बहुत टेम्पररी 2 दिन का नए मेंबर को ओथ देने का एक सुविधा के लिए प्रोटेम स्पीकर का पद जो है इसको ऑक्युपाई किया जाता है। फिर तीसरे दिन नए स्पीकर का चुनाव तक अपना भूमिका निभाते हैं। अलगाववाद को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम राजनीति में उग्रवाद को स्थान देने वाले किसी भी कदम का विरोध करते हैं। कनाडा के पार्लियामेंट में जो वहां पर गतिविधि हुई, उसके लेके हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो राजनयिक स्पेस दिया जाता है एक्सट्रीमिस्ट को और जो लोग हिंसा भड़काने का काम करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग अपोज करते हैं। विश्व प्रसिद्ध हज यात्रा में इस साल अब तक 1,75,000 भारतीय तीर्थयात्री हज पर जा चुके हैं। भारत से हज यात्रियों की मृत्यु पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हज में 98 भारतीय तीर्थयात्रियों की मृत्यु हुई है। Each year we have a large number of Indians visiting Hajj for pilgrimage. This year we have 175,000 Indians who've already visited Hajj. The core Hajj period is from 9th May to 22nd of July, and so far we've lost 98 of our citizens. These deaths have happened on account of natural illness, natural causes, chronic illness, as also old age. वहाँ जो हमारा हज मिशन जद्दा में है वो बड़े पैमाने पे काम करता है। वहाँ पर मेडिकल मिशन है, हॉस्पिटल हैं, एम्बुलेंसेज हैं और जो सारी व्यवस्था है हमारे लोगों को देखरेख के लिए है। और जो भी वहाँ पर कुछ इस प्रकार का हादसा होता है, हम तुरंत उनके परिवारजनों से, लोगों से मिलते हैं और जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो काम हम लोग करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बीते दिनों अमेरिका से भारत आए प्रतिनिधिमंडल को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से हुई मुलाकातों में भारत और अमेरिका की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। It was a 7-member congressional delegation which visited India from 16th to 20th. It was led by the House of Representative, Chairman of the House Foreign Affairs Committee, Representative Michael McCall. They visited Dharamshala, as you know, on 18th and 19th, and thereafter they also had a meeting with a call on the Prime Minister. They also met External Affairs Minister and the Commerce and Industry Minister. All aspects of, various aspects of India-US comprehensive strategic partnership was discussed in the meetings with the Prime Minister and with External Affairs and Commerce Minister. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजॉर्न से बधाई फ़ोन कॉल प्राप्त हुई। हमारी रणनीतिक साझेदारी के बढ़ते एजेंडे के मामले में कदमों पर चर्चा करने के लिए अवसर मिला। पेरिस ओलंपिक 2024 की सफल मेज़बानी के लिए शुभकामनाएं दी। तुर्की में भारत के राजदूत वीरेंद्र पॉल का निधन हो गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर कहा, तुर्की में हमारे राजदूत वीरेंद्र पॉल के निधन पर हमें गहरा दुख हुआ है। ये भारतीय विदेश सेवा के लिए एक बड़ी क्षति है। मैंने उनके साथ मिलकर काम किया है। मैं हमेशा उनकी प्रतिबद्धता का प्रशंसक रहा हूं और उन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। ओम शांति। तमिलनाडु में नकली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर भाजपा ने डीएमके सरकार पर करारा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार शराब माफिया को संरक्षण दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पिछले वर्ष भी हमने देखा कि इस प्रकार से अवैध शराब के चलते लगभग 20 लोगों से ज़्यादा की जानें गई थी। उस समय पर भी आगाह कराया गया,
परंतु आज तो साफ हो चुका है। जब लगभग 50 मौतें हुई हैं तो डीएमके इस प्रकार का रवैया इसलिए अपना रही है क्योंकि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, ये एक स्टेट पेट्रोनाइज्ड मर्डर और स्टेट संरक्षण दे रहा है उन लोगों को जिन्होंने ये हत्याएं करवाई। क्योंकि इस पूरे अवैध शराब के धंधे में डीएमके के नेताओं का, डीएमके के मंत्रियों का और डीएमके के कार्यकर्ताओं का पूरा नेक्सस चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो स्टालिन जी आप सीबीआई की जांच के लिए हामी क्यों नहीं देते? अगर ऐसा नहीं है तो स्टालिन जी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप एक्साइज और प्रोहिबिशन मंत्री को अभी तक हटा नहीं पा रहे? मुंबई के अटल सेतु में दरार पड़ने की अफवाहों को लेकर एमएमआरडीए ने स्पष्टीकरण दिया है। दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पुल को एमएमआरडीए ने कहा है कि दरारें पुल पर नहीं हैं, बल्कि मुंबई की ओर एमटीएचएल को जोड़ने वाले अप्रोच रोड पर है। उन्होंने कहा कि 20 जून को संचालन और रखरखाव टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान रैम 5 पर 3 स्थानों पर किनारों के पास सड़क की सतह पर छोटी दरारें पाई गई। ये दरारें छोटी हैं और सड़क के किनारे स्थित हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने कहा है कि ये दरारें किसी संरचनात्मक दोष के कारण नहीं है। इसके मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, जो 24 घंटे के भीतर पूरा हो जाएगा। ये कार्य यातायात में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न किए बिना किया जा रहा है। दिस इज सर्विस रोड जो है टेम्पररी कनेक्टिंग रैम्प 5। ये जो है मेन ब्रिज का जो है कनेक्टिंग पार्ट है, जो कोस्टल रोड न बनने की वजह से लास्ट मोमेंट में बनाया गया है। यहाँ पे कॉम्पैक्शन हुआ था, हाउएवर ये नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दिस आर द माइनर क्रैक्स। और ये जो है माइनर क्रैक्स में पिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है, इनका शाम तक के रिपेयर हो जाएगा। और इसकी वजह से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है, पब्लिक का जो है नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है एंड पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होने दिया जा रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अटल सेतु की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। नाना पटोले ने सड़क पर दरारों की ओर इशारा करते हुए अटल सेतु समुद्री पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा, अटल सेतु पर तो कोई दरार नहीं, ना ही अटल सेतु को लेकर कोई खतरा है। ये तस्वीर अप्रोच रोड की है, लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस पार्टी ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बना लिया। चुनाव में संविधान बदलने की बातें, चुनाव के बाद फोन से ईवीएम अनलॉक और अब ऐसी झूठी बातें। देश की जनता ही इस दरार प्लान और कांग्रेस के भ्रष्ट आचरण को परास्त करेगी। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम कुमार का लिंक सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि जांच जारी है और कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री व पथ निर्माण विभाग के मंत्री के निजी सहायक की अनुशंसा पर हवाई अड्डे के समीप गेस्ट हाउस में जगह दी गई। राजीव रंजन सिंह ने स्पष्ट किया कि जांच के बाद जो भी स्पष्ट होगा, जो भी निर्णय होगा, उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के कहने पर न किसी को हिरासत में लिया जाएगा, न ही किसी को छोड़ा जाएगा। जांच हो रही है और उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है और ये तथ्य भी सामने आया है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री थे, उनके निजी सहायक के अनुशंसा पर उन लोगों को एनएच के गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। उसकी जांच हो रही है, जो कानूनी रूप से होगा वो कार्रवाई होगी। बजट पूर्व चर्चाओं में वित्त मंत्री ने शुक्रवार को 2 बैठकें की। पहली बैठक कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ थी, तो दूसरी बैठक में एमएसएमई उद्योग संगठनों के साथ चर्चा की गई। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने अपने कई सुझाव वित्त मंत्री के सामने रखे। इस बैठक में एमएसएमई के 20 संगठनों ने 200 से ज़्यादा सुझाव दिए हैं। हमने उनको बताया 43BH जो 45 डेज डिलेड पेमेंट के ऊपर जो विषय था, उसको हमने सराहा। हमने उनको बताया कि इससे
पूरी भारतवर्ष में काफ़ी लोगों को राहत मिली है। उसमें कुछ छोटे मोटे संशोधन करने की आवश्यकता है। बैंकों को लेकर हमने काफ़ी सुझाव दिए, जो पोर्टेबिलिटी की जो बात की कि एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने की बात, या प्री पेमेंट के लिए कहीं पर भी कोई चार्जेस नहीं लगने चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर की जो मुद्रा योजना के माध्यम से जो पैसा मिलता है उसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग रहनी चाहिए, जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। दलित चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रवि कुमार नारा ने वित्त मंत्री के साथ बातचीत को सकारात्मक करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके सुझावों को गंभीरता से लिया है। बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है, बहुत पॉजिटिव मोड्स पे हुआ है। एंड जो इंडस्ट्री में हम फेस कर रहे हैं एमएसएमई में, पर्टिकुलरली फंडिंग का लेकर और हमारे जो परमिशंस को लेकर, जो ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है, जीएसटी के ऊपर, तो ऐसे चीज़ों के ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ है। तो बहुत मैडम ने अच्छा पेशेंसली सब सुने हैं, सभी का एक्सप्लेनेशन दिए हैं। जो कानून ये लगाया गया, क्यों लगाया गया, उसका इम्पैक्ट कैसे रहता है, तो ये सब उन्हें अच्छा समझा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम कुमार से आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ की है। 5 सदस्यों की विशेष टीम ने प्रीतम कुमार से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक इनमें अनुराग यादव के लिए रूम बुक कराने से जुड़े सवाल और पेपर लीक कांड के अन्य आरोपियों के साथ संबंध को लेकर पूछताछ हुई है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के कार्यकर्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक गोपनीय सैनिक के अपहरण और हत्या मामले में एक किशोर सहित 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। पीड़ित किशन कुरसम को दिसंबर 2023 में भाकपा माओवादियों के हथियारबंद कार्यकर्ताओं ने अगवा कर लिया था। बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। एनआईए के छत्तीसगढ़ के विशेष न्यायालय के समक्ष मामले में दाखिल आरोप पत्र में गुड्डू कुरसम उर्फ विष्णु कुरसम, दुला कुरसम और सुनील मांडवी उर्फ हुंगा मांडवी और एक किशोर का नाम लिया गया है। ये सभी बीजापुर जिले के रहने वाले हैं। इन पर आईपीसी की यूएपीए अधिनियम के तहत विभिन्न आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मामले में जांच जारी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने शुक्रवार को संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा 2024 को स्थगित कर दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 25 जून 2024 और 27 जून 2024 के लिए निर्धारित संयुक्त सीएसआर नेट परीक्षा अपरिहार्य परिस्थितियों और लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण स्थगित कर दी गई है। संशोधित परीक्षा तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in के माध्यम से घोषित की जाएगी। परीक्षा की अखंडता पर गंभीर सवालों के बीच केंद्र सरकार ने 19 जून को यूजीसी नेट को रद्द करने का आदेश दिया था। प्रतिष्ठित नीट परीक्षा में बिहार जैसे राज्यों में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के बीच नेट परीक्षा रद्द कर दी गई। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के एक दिन बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 20 जून को मामले की सीबीआई जांच की निर्देश भी दिए। चुनाव आयोग ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है। आगामी 25 जून से मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से जुड़ी गतिविधियां शुरू होंगी। इसके तहत हाउसिंग सोसाइटियों, झुग्गी झोपड़ियों, शहरी और ग्रामीण इलाकों में सबसे सुविधाजनक स्थानों पर मतदान केंद्र स्थापित करने को लेकर तैयारियां की जाएंगी। चुनाव आयोग ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में पंजीकरण कराने की अपील की है। 18 जून को तमिलनाडु में जहरीली शराब की घटना में मरने वालों का आंकड़ा 47 हो गया है, जबकि 100 से ज़्यादा लोगों का इलाज जारी है। इस मामले में राज्य विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी ने और एआईएडीएमके ने स्टालिन सरकार पर जमकर हमला बोला। मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने राज्य सरकार को लताड़ भी लगाई है। कई राजनीतिक दलों के नेता अस्पताल में बीमारों का हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 47 हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल कुर्ची जिले के
करुणापुरम गांव की हर गली में मौत का मातम पसरा हुआ है। करीब हर गली से किसी न किसी की अर्थी उठी है। जहरीली शराब त्रासदी को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान एआईडीएमके ने जब मामले को उठाना चाहा तो स्पीकर ने विधानसभा के अंदर सुरक्षा कर्तव्य निभाने वाले वॉच एंड वार्ड स्टाफ को एआईडीएमके विधायकों को विधानसभा हाल से बाहर निकालने का आदेश दिया। विधानसभा के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने स्पीकर से इस आदेश को वापस लेने की अपील की तो एआईडीएमके के विधायकों का निष्कासन वापस ले लिया गया। पार्टी ने निष्कासन को लोकतंत्र की हत्या बताया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना के समग्र विवेचना के बाद सीबीसीआईडी जांच का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिला अदालत ने 3 आरोपियों गोविंद राज, दामाडोरन और विजया को 5 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। सरकार ने मामले की जांच के लिए 1 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। न्यायाधीश बी गोकुलदास ने कलाकुर्ची के सरकारी अस्पताल का दौरा किया। भाजपा ने डीएमके सरकार पर करारा हमला बोलते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पिछले वर्ष भी हमने देखा कि इस प्रकार से अवैध शराब के चलते लगभग 20 लोगों से ज़्यादा की जानें गई थी। उस समय पर भी आगाह कराया गया था, परंतु आज तो साफ हो चुका है। जब लगभग 50 मौतें हुई हैं तो डीएमके इस प्रकार का रवैया इसलिए अपना रही है क्योंकि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, ये एक स्टेट पेट्रोनाइज्ड मर्डर और स्टेट संरक्षण दे रहा है उन लोगों को जिन्होंने ये हत्याएं करवाई। क्योंकि इस पूरे अवैध शराब के धंधे में डीएमके के नेताओं का, डीएमके के मंत्रियों का और डीएमके के कार्यकर्ताओं का पूरा नेक्सस चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो स्टालिन जी आप सीबीआई की जांच के लिए हामी क्यों नहीं देते? अगर ऐसा नहीं है तो स्टालिन जी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप एक्साइज और प्रोहिबिशन मंत्री को अभी तक हटा नहीं पा रहे? वहीं पीएमके पार्टी के नेता अंबुमणि रामोदास ने अस्पताल पहुंचकर बीमारों का हालचाल जाना। उन्होंने डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा। जबकि डीएमके के नेता केटीएस एंग्लोर ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उधर मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि चेंगलपट्टू में 1 साल पहले हुई इस घटना के बाद कलाचुरी की जहरीली शराब त्रासदी कैसे हुई। अन्नाधर्मों की कानूनी शाखा द्वारा जनहित में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूछा कि क्या पिछली घटनाओं से कोई सबक सीखा गया है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई निवारक कार्रवाई की गई है या नहीं। कलाकुर्ची जिले के करुणापुरम में 18 जून को एक घटना हुई थी। शराब पीने के बाद रात होते होते इन लोगों को दस्त, उल्टी, पेट दर्द और आंखों में जलन होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अप्रैल महीने में नई नौकरियों का सृजन 7 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। प्रोविजनल पेरोल डेटा के अनुसार सेवानिवृत्त निकाय ईपीएफओ ने इस साल अप्रैल के कुछ महीनों में कुछ सदस्यों की संख्या 19 लाख हो गई, जो पिछले महीने की तुलना में 31% से अधिक है। श्रम मंत्रालय ने बयान जारी कर आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल 2024 में लगभग 8,87,000 नए सदस्यों ने नामांकन किया। वहीं सकारात्मक संकेत ये है कि नौ नामांकित सदस्यों में 55.50% 18 से 25 आयु वर्ग के युवा हैं। योग में सुबह और संगीतमय दिन के बाद 21 जून की शाम का नज़ारा खूबसूरत रहा। साल के सबसे बड़े दिन स्ट्रॉबेरी चांद दिखना अनूठा खगोलीय संगम रहा। आसमान में सूर्य के इस समय महीने की अधिक ऊंचाई पर होने के कारण 3 दिन तक चंद्रमा धरती के पास बड़ा दिखेगा। ये खास चांद वट पूर्णिमा और पश्चिमी देशों में रोज मून या हनी मून के नाम से जाना जाता है। 20 साल में पड़ रही छोटी रात के बड़े चांद के नज़ारे को देखना न भूलें। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। चंद्रमा को दुनिया भर में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार से सौर परिवार में पृथ्वी सूर्य का नियम से चक्कर लगाती है, ठीक उसी तरह पृथ्वी से प्रतिबद्ध चांद न सिर्फ धरती का चक्कर लगाता है बल्कि उसे एकटक देखता भी है। ग्रहों की सूर्य से व उपग्रहों की ग्रहों से इसी प्रतिबद्धता भरी प्रेममय दोस्ती के कारण चांद सदियों से साहित्य जगत में प्रियतम की प्रेयसी का उपमान रहा है।
भारत में विवाहित महिलाएं जून की वट पूनम के बाद बरगद के पेड़ में धागा बांधती है, तो दुनिया के अन्य देशों में भी हनीमून और स्ट्रॉबेरी मून के नाम से सदियों से ये जानी जाती है। टुडे ये एक जो जोग्राफिकल टर्म होते हैं समर सोलास्टाइस, तो ये आज जून 21 में होगा। एंड इंसिडेंटली आज मैंने 22 में हमारा फुल मून नाइट है, पूनम है, तो ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी आज इस तरीके से सन का के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अवस्थित के हिसाब से इनका भी काफ़ी कलरफुल रहेगा, इनका ब्राइटनेस रहेगा एंड इनका साइज में भी बड़ा दिखेगा बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कमिंग नियरर टू अर्थ। सो नासा के एक रिपोर्ट के हिसाब से जो आज का नाम दिया, जो मून का नाम दिया गया वो स्ट्रॉबेरी मून दिया गया, क्योंकि वो एरिया में जहाँ पे स्ट्रॉबेरी का ज़्यादा फसल होता है एंड दिस इज़ द सीजन फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ दैट स्ट्रॉबेरी। सो ब्यूटीफुल फ्रूट्स, दैट पिंक कलर जो स्ट्रॉबेरी होता है, तो मून का कलर इस तरह का दिखेगा। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए भी चांद को करीब से देखने का ये एक बड़ा मौका है। आपके शहर में मौसम साथ दे तो इस अनोखे चांद का नजारा मिस ना करें। बादल कहीं कहीं चांद को बदली में ढकने का प्रयास करेंगे, पर शुक्रवार व शनिवार की रात का ये बड़ा व खास चांद धरती पर उसे चाहने वालों को अपनी बढ़ी हुई तीव्रता के कारण अपनी झलक दिखलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इन दिनों सूर्य की किरणें चांद पर कुछ ऐसी पड़ रही है कि चांद अपने चाहने वालों को बेहतर दिखेगा। यूरोप के कुछ हिस्सों में चांद लाल भी दिखेगा। हमारे सिर के ऊपर सूरज इसलिए दिखता है क्योंकि गर्मी का मौसम है, लेकिन वही चांद दक्षिण की ओर से 40 डिग्री पर दिखाई देगा, इसीलिए यह हमें थोड़ा क्षितिज दिखता है और बहुत नीचे होता है। चंद्रमा की किरणों को वायुमंडल से गुजरने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तो हमें चंद्रमा स्ट्रॉबेरी की तरह हल्का गुलाबी दिखेगा। એટલે આપણને ऐसे पिंकिश लागे स्ट्रॉबेरी जेवो। वैसे तो हर साल 12 पूनम आती है, पर जून महीने की ये पूर्णमासी अपने इस नज़ारे के लिए सदियों से जानी जाती रही है। भारत में इन दिनों ज्येष्ठ की भीषण गर्मी से आषाढ़ की मॉनसूनी उमस का प्रयाण हो रहा है, जो एक महीने के बाद मन को प्रसन्न करने वाले सावन की छटा लाएगी, जिसके अंत में दुनिया सुपर मून का नज़ारा भी देख पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर के जंतर मंतर पर योग महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, साथ ही कई विदेशी विद्यार्थियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसी बीच राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के प्रोफेसर संजीव शर्मा ने योग और आयुर्वेद का पारस्परिक संबंध बताया। दोनों पूरे विश्व के कल्याण के लिए लाभदायक हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान योग दिवस के कार्यक्रम 100 दिन पहले ही शुरू कर देता है। पूरे विश्व में योग का एक संदेश है जो पूरे विश्व को, पूरी मानवता को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत लाभदायक है, और योग के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से हम पूरे विश्व के कल्याण की, पूरे विश्व की स्वास्थ्य की कामना और अपेक्षा रख सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के ये योग दिवस मनाया जा रहा है। जहाँ तक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का प्रश्न है, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बड़े स्तर पर अपना ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाता है और इससे 100 दिन पूर्व अपनी गतिविधियाँ शुरू कर देता है, और 100 दिन पहले से कोई ना कोई योग को लेकर के कार्यक्रम हम करते रहते हैं। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में 2 विदेशी छात्राओं ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि योग मन और तन दोनों को संतुलित रखता है, साथ ही आपको शक्ति प्रदान करता है, और इसके अलावा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो योग बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि योग सभी को प्रेरित करता है। I think yoga is not a physical exercise. It is related to the body and the mind. When a person is doing daily, it to maintain, to increase the strength, to improve the flexibility of the body and balance the body. So it is must to do yoga. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश का चेक सौंपा गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने एसबीआई की तरफ से वित्त मंत्री को ये चेक प्रदान किया।
18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज समापन हो गया। 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा के अलग अलग क्षेत्रों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड भारत की द गोल्डन थ्रेड को दिया गया। बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड एस्टोनिया की सोर मिल को मिला। राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड 6 से आकाशगंगा को मिला। बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड साल्ट को दिया गया। फिल्म के निर्देशक बरखा प्रशांत नाइक और निर्माता हेरम कीर्तनी तन्वी अजिंक्य हैं। इंडिया इन अमृतकाल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का अवार्ड एडमंड रैंसन द्वारा बनाई गई फिल्म लाइफ इन लूम को दिया गया। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे फिल्म निर्माता हमारे राष्ट्र के कोहिनूर हैं। अठारहवें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज समापन हुआ। 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा के अलग अलग क्षेत्रों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड 6 से आकाशगंगा को मिला। इस फिल्म के निर्देशक निर्मल चंद्र डंडरियाल और निर्माता अन्नपूर्णा देवी फाउंडेशन है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म 6 से आकाशगंगा के निर्देशक निर्मल चंद्र डंडरियाल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। 6 से आकाशगंगा ये एक ऐसी कहानी है जिसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब मिला है नेशनल कंपटीशन में। और हमारे साथ निर्मल चंद्र हैं जो इसके डायरेक्टर हैं। निर्मल, सबसे पहले तो आप आपका इनिशियल रिएक्शन बताएं। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली है, साथ ही कहानी के बारे में 2 लाइन बताएं। वेल, ऑब्वियसली अच्छा तो लगता ही है और इसलिए भी अच्छा लगता है कि बड़ा स्ट्रेंज था ये फिल्म बनाना। जो हमारे जिन पे फिल्म है अन्नपूर्णा देवी, रिनाउंड म्यूजिशियन एंड गुरु ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, वो तो कभी नहीं चाहती हैं कि मेरे पे फिल्म बने। अब तो वो नहीं रही। बड़ी मुश्किलों से उनको एग्री कराया और उन्होंने बोला पर बनाओगे तो बिना डरे और सच बताना। अगर उन्हें पता, अब तो वो नहीं है, तो अगर उन्हें पता होता कि अवार्ड मिला है तो वो कभी लेने भी नहीं आती। उन्हें तो पद्म भूषण मिला, वो भी वो लेने नहीं गई। हमने घर में ढूंढा, वो भी नहीं मिला। सो इस तरह के तो इंसान थे। पर हमें ये अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट एक कहानी पूरे वर्ल्ड तक पहुँचे, लोग देखें। और स्पेशली जो विमेन म्यूजिशियन का जो रोल है, किसी भी जो उनके स्ट्रगल हैं और जो उनको मिलना चाहिए जिस तरह का ऑनर और रिकग्निशन, वो शायद अब थोड़ा है, पर पहले 30-40 ईयर्स की हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट कहानी है जो बनी है, लोगों को पसंद आई है और मिफ और जूरी को पसंद आई, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। मिफ के बारे में आप क्या कहेंगे, उसके बारे में आप 2 शब्द बताएं। और साथ ही जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर रिकग्निशन मिलती है मिफ में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज़ को समझना और एक तरीके से रिकग्निशन देना, तराशना, वो एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे यहाँ पर अवार्ड जीतना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है? वेल, अगर हम शुरुआत से देखें 90 से जब मिफ शुरू हुआ तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल था। 2 साल में एक बार ही होता है, पर सारे जो यंग फिल्म उस समय के जो फिल्म मेकर थे उनके लिए ये मैका ऑफ सिनेमा था। हम उम्मीद करते हैं कि ये एक फ्री फेस्टिवल रहे और ज़िंदा रहे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आई मीन चाहे 2 साल में एक बार ही होता है, पर गवर्नमेंट सपोर्ट, फ्री सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सिनेमा को एग्जिस्ट करने के लिए, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे निर्मल चंद्र जिन्होंने बताया फिल्म की कहानी और साथ ही किस तरीके से मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उभरा है और इसे उस तरीके से, जिस तरीके से ये चला आ रहा है फ्री फॉर्म में, वो उस तरीके से बने रहना चाहिए। कैमरा पर्सन जगताप के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, मुंबई। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए अपने 21 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। पेरिस ओलंपिक में अब भारत की ओर से राइफल में 8, पिस्टल में 7 और शॉटगन में 6 सदस्यीय टीम हिस्सा लेगी। भारत की श्रेयसी सिंह को 21वां कोटा मिला है। दरअसल महिला निशानेबाज मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई किया। श्रेयसी सिंह को पहले से प्रकाशित 20 नामों की सूची में जोड़ दिया गया है। मीराबाई चानू की नज़र ओलंपिक में अपना दूसरा पदक जीतने पर है। टोक्यो 2020 की रजत पदक विजेता का कहना है कि पेरिस ओलंपिक में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे खुद को चोट से मुक्त रखने और तकनीकी बारीकियों में सुधार करने में कितना अच्छा प्रबंधन करती हैं।
पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू की कोशिश अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा पदक जीतने पे होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मीराबाई का स्नैच में कम से कम 90 किलोग्राम वजन उठाने की कोशिश होगी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।